24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने संस्थाएं तो बहुत देखी होंगी एनजीओज, लेकिन कहीं ना कहीं वो कबाड़ में रखी हुई है, उसके वर्क नहीं होता है, सिर्फ नाम की एनजीओज रह जाती है। लेकिन कुछ एनजीओज ऐसी भी होती हैं जो रात दिन एक कर मेहनत कर सब लोगों को मदद करती हैं। आज ऐसी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रही हैं। हमें नागपुर में देखने में आया ये कि एक JCI एक ऐसी संस्था जिन्होंने काफ़ी काम किया है और काम करके अभी भी काम कर ही रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, कई लोगों को उनके सहारे से मदद कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से लेकर शिक्षण विभाग से लेकर सभी सारी चीज़ें वहाँ जाकर अपने कामों को अंजाम दे रही हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं जिसका नाम JCI है, नागपुर 9 जोन से ये संस्था है, जिनके अध्यक्ष मैडम मेरे साथ बैठी हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानना चाहेंगे कि JCI के माध्यम से क्या काम चल रहे हैं, कैसे काम चल रहे हैं, नागपुर लेवल पे क्या चल रहा है, महाराष्ट्र लेवल पे क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, ये भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कैसे चल रहा है आप JCI के माध्यम से, आप जो अपने कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं? JCI तो वैसे मैं सबसे पहले ये बता दूं कि JCI जो है 5 क्षेत्रों में काम करता है जी। उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब JCI जो है वो अपने फैमिली मैटर को, मतलब फैमिली को डेवलपमेंट करते करते साथ में वो सोसाइटी को डेवलप करे, ऐसा उसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए JCI सारे क्षेत्रों में काम करता है। इवन बिजनेस एरिया में भी उसका काफ़ी डेवलपमेंट का चांसेस रहता है, जिससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक, जिससे लोग अपने जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वे अपने आप को हर एक क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर सकें। ये एक मेन उद्देश्य होता है JCI का। क्या इसको सरकार की ओर से कोई मदद मिलती है इसको चलाने के लिए, या खुद ही चलाते हैं इसको? नहीं जी, सरकार की तरफ से तो इसे कोई मदद नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम उसे अप्रोच करें सरकार के पास जाकर तो वे अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन ज़्यादा तक हम लोग ही, मतलब हमारे JCI लेवल पे टीम सब मिलके लोगों की मदद करते हैं। और एक ऐसा CSR करके एक हमारा फंड रेजिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें मतलब बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो हम कंपनीज से कांटेक्ट करते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड्स होती हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, ताकि वे उन्हें हमें फ़ंड रेज़ कर सकें इस हिसाब से कि जितना हमें लग रहा है वे हमको देते हैं। तो हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं और उस प्रोजेक्ट की पूरी कॉपीज़ उन्हें दी जाती है कि कौन से प्रोजेक्ट में उनका पैसा हम खर्च करने वाले हैं। जी, JCI का शिक्षण में क्या रोल निभा रहा है, एजुकेशन में क्या रोल निभा रहा है? JCI का शिक्षण विभाग में भी काफ़ी अहमियत है। जैसे कि अभी HGF हेनरी गिजनबर्ग करके एक हम लोग का फाउंडेशन होता है, जिसमें अगर हम लोग हमारे JCI के मेंबर्स उस JCI को अगर डोनेट करते हैं 3000, 5000, 7000 और इवन 10,000 का अलग अलग डोनेशन एक होता है, उसमें अगर हम लोग डोनेट करते हैं और तो वो JCI 10 बच्चों का, एक लोन से 10 बच्चों का एजुकेशन 1 साल के लिए फ्री कराती है। तो अगर वो बच्चा, लेकिन उस बच्चे को नीडी बच्चा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि वो वाकई में उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, जैसे वो उसका बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए और उसका मतलब इनकम वो पढ़ने की उसकी इच्छा हो और उसको 60% अबव होना चाहिए। मैडम, मुझे याद आ रहा है कि स्लम एरियो में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता है और वो फीस भी नहीं भर सकते, ना भर पाते हैं। उनके परिवार मध्यम परिवार से वो लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, JCI क्या कर रहा है उसके लिए, कुछ कर रहा है? JCI कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वे जो बच्चे ऐसे हैं वो हम तक पहुंच पाएँ, ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है। तो इसके लिए हम लोग कॉन्टेक्ट्स करते हैं कि स्कूल से
प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, अगर वे हमें नाम अवेलेबल करा दें उन बच्चों का, तो हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को थ्रू आउट द ईयर उनका मतलब एजुकेशन उनको दिला सकें फ्री, जिस भी इसमें वो अपना एजुकेशन लेना चाहते हैं। और क्या मोटो है, आप क्या करना चाह रहे हैं JCI के माध्यम से? क्या नए क्या प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं? कुछ नए प्रोग्राम तो ऐसे हैं सर कि अभी फ़िलहाल में हमारा एक सबसे बड़ा PR प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग अभी सैनिटरी पैड डिस्ट्रक्शन एक मशीन हमने लगानी है, जो हम लोग रेलवे स्टेशन में लगाना चाह रहे हैं, जिससे मतलब यहाँ वहाँ गंदगी ना हो और लोग ऐसे डस्टबिन में ना डाल पाएँ अपने सैनिटरी पैड्स को। एक मशीन है जिसमें वो स्वच्छता अभियान के तहत वो उसमें बर्न हो जाएगी, तो वो हम लोग की लगभग बात हो चुकी है रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में सर से, वहाँ के चेयरमैन सर से, तो उन्होंने जगह अवेलेबल करा दी है। बस हमारा ये अभी लॉकडाउन के चलते ये प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन हम नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग ये इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल, लॉकडाउन के चलते मुझे याद आ रहा है कि 22 मार्च 2020 से कंटिन्यू लॉकडाउन चलता रहा और कई लोगों ने परेशानियों का सामना किया है, कितनों की जान चली गई है कोरोना के कारण। हमने देखा है कि पिछले दिवाली में और ईद में हमने उन लोगों के साथ दीपावली और ईद को मनाया, लेकिन इस बार वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, कारण कोरोना था। और उसके साथ साथ जो गरीबी तबका था, जहाँ बेरोज़गारी का जो आलम था, जहाँ रोज़ कमाते और रोज़ खाते, ऐसे लोगों को हमने कई परेशानियों का सामना करते हुए देखा। और उसी वक्त उसी समय JCI ने काफ़ी लोगों की भी मदद की, राशन की किट बांटी और कई स्लम एरियो में जाकर उनकी भी मदद की। तो चलिए अब बात करते हैं सर से कि उन्होंने लॉकडाउन में कैसे काम किया और किस तरह से काम किया, किन लोगों की मदद के साथ में काम किया। सर, आपका TNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या लॉकडाउन में काफ़ी हमने सुना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी लोगों की मदद किया? नहीं, बस आप दोनों ने किया, कपल्स ने। तो एक तो ये कि पहला ये कि अनुभव कैसा रहा आप दोनों ने मिलकर, पति पत्नी ने मिलकर लोगों की मदद की, तो एक पति और पत्नी के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा? बहुत बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक अलग सी अनुभूति आती है, एक अलग से खुशी और एक अलग सा एक जो आत्मीय शांति मिलती है, वो शांति का एहसास होता है। जो हम लोग अपने घर में जो इतने सुखी से, मतलब हम सुखी हैं लेकिन बाकी लोग भी सुखी हो जाएं, ये भावना के साथ हमने ये काम किया था। मैं JC डॉक्टर राकेश टका, JCI नागपुर शक्ति का फाउंडर, और इसी उम्मीद के साथ में हमने इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए इस चैप्टर का गठन किया इस JCI के माध्यम से। और इसमें इस लॉकडाउन में जैसे आप पूछे हमसे कि भाई हमने क्या किया करके, तो हमने, जैसे कि आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टरों के सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई डॉक्टर लोग देख नहीं रहे थे पेशेंट को, रूबरू नहीं हो पा रहे थे। तो हमने उसका जरिया खोला कि भाई ऑनलाइन क्यों ना कंसल्टेशन देते जाए। जितने भी लोग थे, तो हमने एक ऑनलाइन ग्रुप फॉर्म किया और उसमें जितने भी पेशेंट जो कोरोना के आते थे, उनको समझ में आता था करना क्या है। कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो हमने तो RT-PCR भी किया। मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक में RT-PCR रिपोर्ट भी दी और बाकी कोरोना से रिलेटेड सारे टेस्ट भी किए। वैसे भी सर, डॉक्टर जो है भगवान का रूप कहा जाता है, और वाकई में भगवान का रूप नहीं, ये पॉजिटिव बात है। वो समय चला गया जैसा लोग पहले जिस तरह से पहले चलता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा समय बदल गया है और बहुत लोग को अच्छे, खट्टे और मीठे दोनों अनुभव मिले हैं डॉक्टरों से। तो मैं फिर भी तो अच्छा ही देखूँगा कि लोग इतने, जब परिजनों ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों को छोड़ दिया, तो उनका हाथ थामा तो सिर्फ डॉक्टर ने थामा। बिल्कुल। और बाकायदा कोई अच्छे हुए, कोई अच्छे नहीं हो पाए, तो भाई डॉक्टर तो कोशिश करता है कि भाई अच्छे, सभी लोग अच्छे हो जाए, लेकिन कोई हो पाते, कोई नहीं हो पाते, वो तो ऊपर वाले क्या बस की बात। तो हमने कोविड आर्मी के तहत हमने एक ग्रुप फॉर्म किया और उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन दिए। जहाँ जहाँ बेड्स खाली थे उनको डायरेक्ट किया कि भाई यहाँ बेड खाली, आप यहाँ ले जाइए पेशेंट। बेड नहीं मिल रहे थे जब, जी बिल्कुल। जहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने कुछ 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट मशीन खरीदी और उसको अपनी तरफ से 200 रुपये पर डे के हिसाब से, भाई फ्री में भी नहीं, लेकिन 200 रुपये पर डे के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई आप महीना भर, 10 दिन, 15 दिन आवश्यकता अनुसार जी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। कोरोना के एकदम मध्य काल में प्रेसिडेंट मैम ने अपने मेंबर्स लोगों के साथ में ब्लड डोनेशन किया। अच्छा। कि भाई जो लोग को प्लाज्मा लग रहा है या जो लोग ब्लड बहुत ज़रूरत थी सर उस समय, उस वक्त बिल्कुल बहुत जान बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरत थी। जी, तो उस वक्त हमने लाइफलाइन ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन करवाए हैं। फिर जब पेशेंट रिकवर हो जाते हैं
तो उसके बाद उनको किस तरह से ध्यान रखना है अपना, तो उसके लिए ऑनलाइन हम लोगों ने प्रोग्राम किया है कि भाई लंग्स को मजबूत करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो कोई आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, कोई एलोपैथी की तरफ जा रहा है, कोई नेचुरोपैथी की तरफ जा रहा है, और कन्फ्यूजन का एक माहौल क्रिएट हो गया था जी। तो हमने तीनों तज्ञ को बुला के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कि भाई सबसे जानिए कि किसका कितना महत्व है और किसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो तीनों मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, लंग एक्सरसाइज वाले, फिजियोथेरेपिस्ट, तो इस सारों को हमने इकट्ठा एक मंच में लेके ये प्रोग्राम को रन किया, जिसमें बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस थे या क्वेरीज थी कि भाई हमने क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ये बहुत कम लोगों ने सोचा था जो आपने सोचा है। जी सर, बिल्कुल सराहनीय कदम था आपका। जी 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 तो और क्या कहना चाहेंगे आप JCI के माध्यम से, आप क्या JCI प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं नागपुर के अंदर? जी, जैसे कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की तरफ में खास जोर दे रहे हैं इस वर्ष। वैसे तो हर वर्ष हम लोग अलग अलग आयाम में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे कि आज हमने वृक्षारोपण किया, तो हर वर्ष हम लोग 25 वृक्षारोपण करते हैं और देखते हैं कि उन 25 वृक्षों की अच्छी देखभाल हो, और ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे वृक्षारोपण हो और वहाँ पे लोग देखभाल करें, और अगले वर्ष ज़रूरत हो वहाँ पे। जी जी, ज़रूरत भी हो और उनका देखभाल हो, ताकि वो पेड़ पनपे, ना कि वो सूख जाए या गाय बकरी का शिकार बन जाए, मतलब खाना बन जाए। ठीक है। और दूसरा हमारा जैसे कि हमने ये नागपुर रेलवे स्टेशन पे सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग मशीन, डिस्ट्रक्शन मशीन, जिसको इंस्टॉलेटर बोलते हैं, क्योंकि सैनिटरी पैड आजकल हमने जो अवेयरनेस बढ़ी है, हर महिला सैनिटरी पैड यूज़ करती है, लेकिन उसको डिस्पोज करने के तरीके बहुत कम लोग जानते हैं। या तो वो डस्टबिन में डाल देंगे, या टॉयलेट में डाल देंगे, या कहीं ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसलिए हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रक्शन मशीन नागपुर रेलवे स्टेशन में इसी माह के अंत के बीच में लग जाएगी। और हम लोग जैसा अभी कोरोना काल में जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना व्यवसाय खो दिया है, कुछ लोगों को खो दिए है, अर्निंग मेंबर को खो दिए हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि भाई जो फीमेल्स है घर की, वो साथ साथ हाथ बढ़ाए, तो उनको डेवलपमेंट करने के हिसाब से उनका हम लोग ने वुमेन स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोग ले रहे हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, तो ये सारे प्रोग्राम, और साथ में जो शिक्षित वर्ग हैं या सुशिक्षित वर्ग बोलेंगे जिसको हम लोग, हाईली एजुकेटेड, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, जैसे यंग बच्चे हैं तो उनको डिजिटल मार्केटिंग लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, फ्लायर्स हो गया, या बिजनेस रिलेशनशिप टाइप के, तो उसको कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स हम लोग सिखाने वाले हैं। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो 7 क्लास हस्तकला, ब्यूटी पार्लर, ये जो प्रोग्राम आप चलाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो महिलाएं सीखेंगी, जो लड़कियां सीखेंगी, तो उसको भी जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगा उसमें? बिल्कुल, तो इसके लिए रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इनके इसी के लिए हम लोग कार्यरत हैं कि अलग अलग जो सेक्शंस हैं, जो सालन्स हैं, और जो संस्थाएं हैं, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो शादी ब्याह की जो बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हैं हमारे पास में, तो ऐसे ग्रुप्स में हम लोग इनको मोटिवेट करेंगे, जहाँ पे इनको रोजगार मिलते जाएगा। बिल्कुल मैडम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी क्वेश्चन है कि आप महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए मेन कदम क्या उठा रही हैं? हमने जैसे स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम लिया था, जिसमें एक्रेलिक पेंट से हमने एक ट्रेनर को बुलाया था, जिसमें स्लम की फ़ीमेल्स लगभग 35-40 के आसपास की फ़ीमेल्स हमारे पास हमने इकट्ठा की थी। उनको पेंटिंग का एक हुनर सिखाया था कि वे पेंटिंग कैसे करें और कैसे अपने आप को एम्पावर करें, और अपने घर को चलाने के लिए किस तरह से वे अपना खुद का योगदान दे सकें। इस तरह से हम एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी सर ने बताया कि अभी हम और भी फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए नए अलग अलग ब्यूटिशियन का कोर्स और स्विंग मशीन का एक कोर्स सब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उस तरह से आगे हम फीमेल्स को स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने जो स्लम एरिया हैं, स्लम एरियो में जो महिलाएं ज़्यादातर काम करने जाती हैं, दूसरों के घरों का काम करना चाहती हैं, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी महिलाओं को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, तो जो महिलाएं घर में रहती हैं और उनकी इच्छा है कुछ करने की, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उन्हें यही मैसेज दूंगी कि कम से कम घर में बैठ के ही वे काफ़ी कुछ कर सकती हैं। घर में बैठ के भी वे अर्निंग कर सकती हैं अपने आप की। घर के बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है कि वे घर के बाहर ही निकले, घर में बैठ के भी वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। आजकल मतलब ऑनलाइन नेटवर्क इतना सॉलिड हो गया है कि वे घर से भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, जैसा भी घर में बैठ के मतलब अपने फैमिली को पूरा तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं, और फैमिली डिस्टर्ब भी नहीं होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रोग्राम को लेकर और हम बात करते हैं सर से कि बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जो जिसे भगवान का रूप भी कहा जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चे, और वो बच्चे देश का भविष्य भी बन सकते हैं। आगे चल के वो प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री ना जाने क्या क्या बन सकते हैं। ऐसे भविष्य को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए सर क्या कदम उठा रहे हैं JCI के माध्यम से, वो भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या बच्चों के लिए क्या कदम उठाना चाह रहे हैं आप? जी जी, ये तो ऑलरेडी हमारे JCI नागपुर JCI में जो हम लोग का जो चैप्टर है जोन 9 में, JCI नागपुर शक्ति के नाम से जो है, इसमें हम लोग, इसके तहत हम लोग एम्पावरिंग यूथ करके हमारा एक प्रोग्राम होता है। अच्छा, जिसमें हम लोग यूथ मतलब 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चे जो होते हैं, इनके लिए एम्पावरिंग यूथ कार्यक्रम लिया जाता है, जिसमें हम लोग बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, आज की जो गहन मतलब आज की जो जड़ समस्या जो बोलेंगे आप, वो है कम्युनिकेशन। आप मुझे बोले कुछ, मैंने समझा कुछ और मैंने किया कुछ और, तो ये जो बीच में गैप बन जाती है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो इस मतलब हमने किसी से बोलना है तो किस तरह बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, यस, जो कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो मात्र 18 से 20% होता है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमारे बॉडी लैंग्वेज से जो हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमने किसी को कुछ बोला और किस तरीके से बोला, हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट की, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब कम्युनिकेशन जो स्किल है, ये इसके जो हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं। एग्ज़ाम के डर से कैसे निकलना, कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, कि हमने आगे बढ़ के काम कैसे करना। तो बच्चे ये सारी जो स्किल्स हैं, इसको लेके एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने समय के एक सफल नागरिक बनेंगे, सफल व्यवसायी बने, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसी के तहत ये सारे प्रोग्राम लिए जाते हैं। 12वीं तक के बच्चे अलग करो तो ठीक है, उसके बाद में आते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे। इनके लिए भी हम लोग फ्यूचर प्रोग्राम करके हमारी एक ट्रेनिंग लैडर होती है, जिसमें हम लोग इसके तहत हाउ टू फेस इंटरव्यूज़ या उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स, कि अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसा करना और टाइम को किस तरह से मैनेज करना, क्योंकि टाइम सभी के लिए 24 घंटा ही है, किसी को 25वां घंटा नहीं मिलता है। तो ये 24 घंटे को हम लोग किस तरह से अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, नॉट टाइम वेस्टर, ये सब चारों कैटेगरीज में हम लोग को टाइम को डिवाइड करते हैं, और किस तरह से उसको बखूबी यूज़ करना, ताकि आपका जो गोल है वो अपन बिल्कुल गोल तक आदमी बराबर पहुँचे बिना रुके रुके। बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि TNN 24 न्यूज़ चैनल से आपने लगातार बात की। JCI फाउंडेशन जो है वो नागपुर से अपने कामों को लेकर अच्छे कार्य कर रहा है। ये नागपुर जोन 9 में आता है और यहाँ से काफ़ी बढ़िया काम किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आगे के सर ने जो स्किल डेवलपमेंट की बात की है, उससे मैं एक ही बात कहूँगा आपको लास्ट में, कि आपने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। उसी को लेकर हमने आज सर से भी बात की है। तो इसी तरह आगे भी देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।